केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मंगलवार को लोकसभा में अपना चौथा बजट पेश किया। आम व्यक्तियों को सबसे अधिक इंतजार इनकम टैक्स में बदलाव का था, पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। टैक्स स्लैब में इस साल भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। बजट में गरीबों के लिए 80 लाख घर की घोषणा की गई है। युवाओं के लिए 60 लाख रोजगार के सृजन का भी वादा हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, पर निवेश के पॉपुलर जरिए क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगा दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया है और ये उनका आज चौथा बजट था। इस बजट को लेकर भिलवाड़ा के लोगों की क्या राय है, आइए हम चर्चा करते हैं। जी सर, आज जो लोकसभा में बजट पेश हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं सीए दिलीप गोयल। ये जो वित्त मंत्री ने जो बजट दिया है, इसमें किसी भी तबके का नाम नहीं लेते हुए एक ग्रोथ बजट दिया है, एक डेवलपमेंट बजट दिया है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बजट दिया है। इसमें यदि अपने सब्सिडीज की बात करते हैं, केवल टोटल रेवेन्यू जो कलेक्शन होगा उसमें 8% सब्सिडी, इंसेंटिव, कंसेशन इंडस्ट्रिस्ट को दिया है। सीतारमण जी को एक चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए था। और इसमें जो टैक्स रेट है, जो पहले डिस्क्रिमिनेशन रेट ऑफ टैक्स ऑफ थी 15%, उस सब पे 15% इसको एमएसएमई सेक्टर को देनी चाहिए थी। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि इस बजट में जो आम जनता को एक उम्मीद थी कि टैक्स रेट की लिमिट बढ़ाई जाए, कुछ एटीसी के कंसेशन बढ़ाए जाए और हाउसिंग लोन की रिबेट को 2 लाख से 2.5 लाख या 3 लाख की जाए, उस पर किसी पे भी उसने अभी उनको डेफर किया। और उन्होंने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड मैप 5 साल 10 साल से आगे की सोच के उन्होंने बजट को पेश किया गया। और कैसा मानते हैं इस बजट को? ओवरऑल यदि देखा जाए इस पर्सपेक्टिव में कि ये एक तरह से रोड मैप ऑफ द ग्रोथ बजट है और जनता को आगे जाके इसमें अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना है। बिल्कुल सर, बजट को कैसा मानते हैं आप? मेरे हिसाब से तो सीतारमण जी के पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन उन्होंने किया। जहाँ तक हमारे दूसरे वक्ताओं ने बोला है, टैक्स रेट में कोई ज़्यादा चेंज करने की गुंजाइश देश के पास में नहीं है, क्योंकि हम विश्व में सबसे कम टैक्स रेट में चल रहे हैं। और जब टैक्स रेट नहीं है तो ठीक है, कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ऊपर हर महीने आ रहा है, तो उसका यूटिलाइजेशन, बाकी टैक्स कलेक्शन भी बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से जो सरकार ने किया है, किसानों के लिए 1,63,000 करोड़ रुपए का, 1,63,000 करोड़ किसानों को 2 लाख 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का एमएसपी का भुगतान, जो अभूतपूर्व है। 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट होना, ये भी अभूतपूर्व है। हर घर को पानी, किसी आदमी, अभी तक पीएम नरेंद्र जी मोदी ने ये सोचा था कि भाई हर घर में शौचालय हो, अब हर घर को एक पानी उपलब्ध हो, उसके लिए सरकार ने 2 करोड़ 2.5 करोड़ किसानों घरों को पानी मिलेगा, ऐसा सोच रहे हैं। और डिफेंस के लिए 5,25,000 करोड़ का बजट आज तक की हिस्ट्री में ऐतिहासिक है। पुरानी सरकारों में 1 लाख 1.5 लाख करोड़ से ऊपर कभी नहीं जाता था, लेकिन अब देश की सुरक्षा के लिए, देश की प्रगति के लिए 5,25,000 करोड़ का बजट उन्होंने दिया है। और ग्रोथ रेट जो माना था 6.8% जीडीपी में, वो अब 6.9 आई, ये भी अपना आप में एक अचीवमेंट है। और भविष्य के लिए 9+ की बात कर रहे हैं। आज की तारीख में इंडिया की जो जीडीपी है वो $3 ट्रिलियन पे पहुंच गई, और 5 ट्रिलियन का आंकड़ा प्रधानमंत्री जी ने और सीतारमण जी ने 2 साल पहले कहा था कि 2030 तक हम 5 ट्रिलियन कर लेंगे। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये 5 ट्रिलियन जो है वो 2025-26 तक ही हो जाएगा, जिस रेट से हम ग्रो कर रहे हैं। और बाकी जो कोऑपरेटिव में रेटें कम की है, तो उससे कोऑपरेटिव को काफ़ी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। पहले फुल टैक्स रेट लग रही थी, अब सिर्फ 15% टैक्स रेट लगेगी, जो काफ़ी कोऑपरेटिव को इंसेंटिव मिलेगा। और कोऑपरेटिव में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे भी टैक्स नहीं है, तो छोटे छोटे
गांव की सहकारी समितियां बनेगी और कोऑपरेटिव पे काफ़ी बड़ा लाभ मिलने वाला है। आज की तारीख में हमारे पास 650 करोड़ से ज़्यादा का 650 लाख करोड़ से ज़्यादा का हमारे पास में फॉरेक्स रिजर्व है, जो भी अप्रत्याशित है। इसका मतलब ये हुआ कि हम दिन ब दिन हमारी साख बढ़ रही है, इंटरनेशनल फंडिंग ज़्यादा आ रही है और हमारे फॉरेन रिजर्व बहुत बड़े हैं और हम एक्सपोर्ट भी को काफ़ी बड़ा कर रहे हैं। और अभी ऐसा लगता है कि जो $5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है वो जिस स्पीड से ये काम कर रहे हैं, सोलर में PLI स्कीम दी है, बैटरीज में लिथियम बैटरीज में PLI दी है, मोबाइल्स में PLI दी है, टेक्सटाइल में PLI स्कीम दी है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को PLI बोलते हैं। इससे हमें लगता है कि ये जो GDP की ग्रोथ है, आज हमारा 2,20,000 करोड़ की GDP है, जो 3.5 लाख करोड़ अगले 2-3 सालों में हो जाएगी, ऐसी हमारी आशा है। बिलोड़ा की अगर बात करें तो बिलोड़ा में दूसरा टेक्सटाइल पार्क आना था या मेमो कोच को जो फंड मिलना था वो नहीं मिल पाया, तो कहीं ना कहीं निराशा तो हाथ लगी है। नहीं, ऐसा नहीं है कि टेक्सटाइल पार्क कुल 7 पार्क आने थे देश में, उसमें से एक पार्क राजस्थान को मिलना था। अब राजस्थान में स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वो पार्क कहाँ जाना है। क्योंकि अशोक गहलोत साहब जो है जोधपुर का विकास ज़्यादा चाहते हैं, तो हमारे को ऐसा लगता है कि उनका हमेशा फोकस रहेगा कि वो जोधपुर जाए। और मेमो कोच की बात है, वो रेलवे में खाली प्लेटफॉर्म का या ज़मीन का शिलान्यास करने से कोच नहीं बनता। क्या वास्तव में कोच की ज़रूरत है? जब हम पूरी कंट्री को इलेक्ट्रीफाइड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रीफाइड में मेमो कोच यहाँ बने, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है और वाइबल भी नहीं है। इसलिए हो सकता है सरकार सोच रही है कि कुछ और प्रोजेक्ट लाएं, लेकिन मेमो कोच का कोई अभी इसका वो नहीं है। एक बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है जो भविष्य में हमारे को भी एक फ़ायदा मिलने वाला है कि 5 नदियों को ये जोड़ रहे हैं, जिसमें 15-20 हज़ार करोड़ का फंड आवंटित करा। उस 5 नदियों में से कुछ जल हो सकता है राजस्थान की तरफ भी फ्लो करे। और इन्होंने कहा है कि लूणी नदी में कुछ पानी गुजरात से आएगा। अगर वो पानी आ जाता है तो पूरे पश्चिमी राजस्थान को, जो खेती में पानी की अभाव में नहीं हो रही है, वहाँ पानी जब हो जाएगा तो खेती का डेवलपमेंट बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि आप देखिए राजस्थान नहर का जो पानी आया तो जैसलमेर जैसे एरिया में पानी कितना हो गया हम कल्पना नहीं कर सकते। और इतनी हरियाली हो गई कि कभी रेगिस्तान होता था, आज गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फ्रूट पैदा करने वाले प्रदेश के राज्य स्टेट के शहर और डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। केंद्रीय बजट को आप कैसा देखते हैं? सर, ये ओवरऑल में बहुत अच्छा ग्रोथ बजट है। मैं CA अभिषेक जैन एज ए यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आज के टाइम में क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर बहुत माहौल बना हुआ था यंग जनरेशन को कि इसके ऊपर कोई रेगुलेशन आना चाहिए, इसके ऊपर कुछ रूल्स आने चाहिए कि हम उसको कैसे टैक्सेशन में ले जा सकते हैं। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ध्यान रख के इसको 30% टैक्स स्लैब में लिया है। हालांकि टैक्स रेट कुछ ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे क्या रेगुलेट होगी और रेगुलेशन आने के बाद में हो सकता है इसमें कुछ सुधार आवे। लेकिन 30% टैक्स लगाया है तो कुछ हद तक इसमें रेगुलेशन आएगा। ओवरऑल ये यंग जनरेशन के लिए आत्मनिर्भर भारत की तरफ ले जाने वाला बजट है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए लेकिन इतनी कोई खास नहीं मिल पाई थी, क्या कहते हैं? बजट को कैसा मानते हैं? मैं बजट को, मेरे हिसाब से जो मेरा इस बजट के लिए फोकस था वो क्रिप्टो रिलेटेड था। तो इसके हिसाब से जो भी गवर्नमेंट ने इसको टैक्सेशन किया है, इससे एक बढ़ावा मिलता है कि जो आज वर्ल्ड का 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर का जो मार्केट बना हुआ है, इसमें इंडिया का करीबन 6 से 7 हज़ार करोड़ का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो उससे बढ़ावा मिलेगा। और जो लोग इसके अंदर नहीं घुस पा रहे थे या जो अनरिलायबल इसमें था, तो वो भी जो फैक्टर है वो हट चुका है अब। जैसे कि गवर्नमेंट अब उसको रेगुलेट कर रही है, इंडिया अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी ला रही है जो कहीं ना कहीं फ़ायदा ही करेगी इस चीज़ को रेगुलेट करने में। जो कहा जा रहा था कि हवाला का काम होता है, हवाले का पैसा आता है, तो वो चीज़ जो अब टैक्सेशन है, अब या तो कहीं से किसी के वॉलेट से किसी के पास आ रहा है तो वो उस पर भी टैक्सेशन है।
तो जो अब ये वाला जो है हवाले वाला जो पार्ट है तो वो खत्म तो नहीं बट बहुत कम हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप है। ओवरऑल कैसे देखते हैं इस बजट को? ओवरऑल मेरे हिसाब से तो सही है ये, जितना मुझे समझ में आया उस हिसाब से तो सही है। बिल्कुल। तो ये थे भीलवाड़ा के कुछ प्रबुद्ध लोग जिन्होंने बताया कि ओवरऑल अगर बजट को देखा जाए तो ये दूरगामी परिणाम को जिस प्रकार देखते हुए और आगे की जो भविष्य की जो प्लानिंग के अनुसार ये जो बजट था बहुत ही अच्छा था। इन भीलवाड़ा से प्रहलाद तिली।